अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता और आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सीक्वेंस वाइज सभी कंसेप्ट्स को समझेंगे और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली शेयर को बाय एंड सेल कैसे करना है ये करके भी दिखाऊंगा। और इसमें मैं आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे मैं अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करता हूं और इस स्ट्रैटेजी से कई बार आप शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं आपको साफ साफ कह दूं कि स्टॉक मार्केट में आप जैसे बहुत सारे बिगिनर्स डेली आते हैं इस उम्मीद से कि वो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो कुछ ही महीने के अंदर स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें या तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, कई बार उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो और लॉस करवा देते हैं और कुछ तो कर्ज में डूब जाते हैं। इवन मेरा एक कजन है जिसने मुझको देखकर स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी कोविड के बाद। अब उसको ज्यादा नॉलेज थी नहीं और उसने मुझसे डायरेक्टली पूछा नहीं, तो उसको जिसने जो स्टॉक बताया उसने वो स्टॉक खरीद लिया। उसमें से एक स्टॉक था जिसका नाम था BCG ग्रुप। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको भी किसी ने इस स्टॉक के बारे में बताया क्योंकि उस टाइम पर इसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो उसने 5 लाख रुपए जो उसके पास सेविंग्स थी वो इस एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी। मतलब उसने पूरे स्टॉक मार्केट में किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, सिर्फ एक स्टॉक में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो कि 5 लाख रुपए थे। अब जब उसने इन्वेस्टमेंट की ना, उसने लगभग 90 रुपीज के आसपास अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी थी और इसका जो हाई इस स्टॉक ने बनाया था वो 113 रुपीज का था। तो उस टाइम पर इसको 8-10% के रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे होंगे। जब 113 का स्टॉक ने हाई बना दिया, उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आई तो इसको लगा कि यार ऑलरेडी इतना प्रॉफिट हो रहा है और थोड़े पैसे और लगा दूं फिर तो मेरी चांदी चांदी है। तो उसने क्या किया, दोस्तों से उधार लेकर 5 लाख रुपए और इस स्टॉक में लगा दिए। मतलब टोटल 10 लाख, जिसमें से 5 लाख अपने और 5 लाख उसने जुगाड़ करके दोस्तों से उधार लेके लगा दिया। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक की प्राइस बहुत तेजी से गिरी और आप यकीन नहीं करोगे कि उसने लास्ट में जाकर 8 लाख रुपए का लॉस बुक किया। अब इसमें से 5 लाख रुपए तो उसके अपने थे, लेकिन जो बचे हुए 3 लाख रुपए थे ना, वो उसके घर वालों ने चुकाए हैं। और उसके बाद जाके उसने मुझे एक कहानी बताई और तब जाके उसने सीखने के बारे में सोचा। अब देखो, उसका फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा था, तो उसकी फैमिली ने वो 3 लाख रुपए चुका दिए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो 20-30 हजार रुपए महीना ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं और आप स्टॉक मार्केट से एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन देखो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वही हो जो कि मेरे कजन के साथ हुआ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए और जो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं उसको समझने के लिए भी आपको पहले बेसिक्स क्लियर होने जरूरी हैं। और मैं आपको दोबारा से इंश्योर कर दूं कि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। और जो कुछ भी इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं वो कंटेंट अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो देखो, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन होता है और उसमें आपको इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना होता है। यानी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपको अपनी जो स्टॉक मार्केट की शुरुआत है ना, वो हमें लगता है कि इन्वेस्टिंग के साथ करनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है या फिर नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्योंकि आप नए हैं तो शुरुआत इन्वेस्टिंग के साथ कीजिए। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये तो समझना होगा कि स्टॉक होता क्या है। तो देखिए, आपने बहुत सारे स्टॉक्स के नाम सुने होंगे। आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा, आपने हो सकता है TCS का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना होगा। इसके अलावा हो सकता है आपने विप्रो का नाम सुना हो या फिर टाइटन का नाम भी सुना हो, जिससे राकेश झुनझुनवाला ने बहुत सारा पैसा कमाया था। तो ये जो स्टॉक्स हैं इनको आप स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम तो ठीक है खरीद रहे हैं, हमारा फायदा है, लेकिन कंपनी अपने शेयर्स को बेच क्यों रही है? तो सबसे पहले एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि वो आखिर अपने शेयर्स क्यों बेच रही है। तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम हम यहां पे रख देते हैं A। तो ये कंपनी है जो कि अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है। अभी मान लीजिए ये जो कंपनी है ये उत्तराखंड में ही काम करती है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल कंपनी बनना चाहती है। तो अगर किसी कंपनी को इंटरनेशनली जाना है और बहुत जल्दी जाना है तो उसको चाहिए होंगे बहुत सारे पैसे। तो अब उस पैसे के लिए ना कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होता है डेट। यानी कंपनी चाहे तो वो लोन ले सकती है और लोन लेकर वो फिर अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर सकती है।
लेकिन यहां पर रिस्क होता है, क्योंकि अगर कंपनी डूब भी गई तब भी आपको लोन चुकाना पड़ेगा और उसके साथ ही लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो चुकाना होगा। तो यहां पर कंपनी के पास दूसरा तरीका होता है पैसे रेज करने का, और वो तरीका होता है अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आना। तो ये जो आईपीओ होता है, इसमें कंपनी क्या करती है, वो डायरेक्टली आप और हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जनरल ऑडियंस है, उनको अपने शेयर्स बेच देती है। शेयर का मतलब है सिंपली कंपनी जो है वो अपना एक छोटा सा हिस्सा, इस हिस्से को वो आम जो पब्लिक है उनको बेच रही है। अब इसमें कंपनी की जेब से डायरेक्टली कुछ नहीं जाता और उन्हें जितना पैसा चाहिए वो पैसा डायरेक्टली हमसे मिल जाता है। अब उस पैसे का यूज करके कंपनी क्या करेगी, वो बिजनेस करेगी और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी। और अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है और मान लीजिए जैसा कंपनी ने सोचा था वैसा ही होता है, तो अब इस केस में क्या होगा कि कंपनी का जो साइज है वो बड़ा होगा। जैसे इस केस में कंपनी का जो साइज है वो बड़ा हो गया है, तो अब कंपनी भी बड़ी हो गई, तो आपका जो छोटा सा हिस्सा है वो भी कंपनी में बड़ा हो गया। तो मान लो पहले ये जो कंपनी थी इसकी जो वैल्यूएशन थी वो 100 करोड़ थी और ये जो इसने हिस्सा बेचा था वो 10 करोड़ रुपए का था। तो अब जब मान लेते हैं कि कंपनी जब बड़ी हुई है और इसकी वैल्यूएशन बढ़कर 200 करोड़ हो गई है, तो अब ये जो 10 करोड़ होगा ना, इसकी वैल्यू बढ़कर भी 20 करोड़ हो चुकी होगी। तो अगर आपने इसमें 10,000 रुपए लगाए होंगे तो वो भी 20,000 हो गए होंगे। तो यहां पर हमें समझ आ गया है कि कंपनी ने अपना हिस्सा क्यों बेचा। इसलिए बेचा क्योंकि उसे कंपनी को बड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और हमने उसका हिस्सा क्यों खरीदा, क्योंकि हमारे पास पैसे थे और हम उस पैसे को बढ़ाना चाहते थे, तो हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप एक बात को जरूर समझ लीजिए कि जब भी कंपनी का आईपीओ आता है, मान लीजिए जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस का जब आईपीओ आया होगा ना, उसी टाइम पर रिलायंस ने डायरेक्टली आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचे हैं। एक बार जब कंपनी का आईपीओ ओवर हो चुका है, तो अब जब आप शेयर मार्केट से शेयर्स रिलायंस के खरीद रहे हैं, तो यहां पर रिलायंस डायरेक्टली आपको अपना शेयर नहीं बेच रहा है। यहां पर आप किसी दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीदते हैं, फिर आप किसी दूसरे को बेचते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को बेचता है, वो चौथे को बेचता है, और ऐसे हम आपस में एक दूसरे को ही रिलायंस के शेयर्स बेच रहे हैं। यानी जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तभी वो अपने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को बेचती है। बाद में जब हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं तब एक्चुअल में कंपनी शेयर नहीं बेच रही है, हम आपस में एक दूसरे से शेयर खरीद और बेच रहे हैं। अब देखो, कंपनी ने तो हमें शेयर्स बेच दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब हम आपस में एक दूसरे को शेयर कैसे खरीदेंगे और बेचेंगे। तो इसी के लिए स्टॉक मार्केट बनाया गया है, और ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें बेसिकली 2 एक्सचेंज हैं, जिसमें से एक एक्सचेंज है एनएसई और दूसरा है बीएसई, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब इन स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, तो देखिए इनके नाम से ही समझ आ रहा है कि यहां पर स्टॉक को एक्सचेंज किया जाता है, यानी आप किसी दूसरे को देते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को देता है, यानी इसी के थ्रू शेयर्स बाय एंड सेल किए जाते हैं। यानी अगर मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं तो मैं एनएसई या बीएसई में से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में बेचूंगा, और आपको अगर वो शेयर्स खरीदने हैं तो आप भी एनएसई या बीएसई से खरीद सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूं, लेकिन तब भी हम एक दूसरे को शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, और इससे शेयर्स को खरीदना और बेचना काफी आसान हो जाता है। बट यहां पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप खुद से डायरेक्टली एनएसई या बीएसई में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे शेयर्स बेचने हैं और दूसरा बोलेगा कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं। तो इसके लिए आपको एक ब्रोकर के थ्रू जाना होता है, यानी वो ब्रोकर आपके बिहाफ में जाकर एनएसई या बीएसई में शेयर बेचेगा। तो आपको बेसिकली ब्रोकर के पास जाना है। अब ये जो ब्रोकर्स हैं ये प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की तरह नहीं होते हैं जो कि आपको हर गली या मोहल्ले में मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जो डीमैट अकाउंट आप किसी ब्रोकर के पास खुलवाते हैं। और इस केस में जो ब्रोकर्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब 20-20, 30-30 हजार करोड़ की कंपनीज हैं, जिनके पास जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। और इवन अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही खुलवा सकते हैं, और उसके बाद जो शेयर्स बाय एंड सेल करने हैं वो भी मोबाइल फोन के थ्रू ही किए जाते हैं। यानी आप जो भी ब्रोकर चूज करेंगे उसके पास आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, फिर उसका कोई ऐप होगा जिसके थ्रू आप बाय एंड सेल करेंगे शेयर्स को। वैसे अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जहां पर आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, और अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खुल रहा है तो खुलवा ही लीजिएगा। अब जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे तो नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट आपको जिसमें आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है आपको उसका ऐप डाउनलोड करना होगा। बाकी आपको वो जो कंपनी है वो भी गाइड कर देती है इसमें, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि शेयर को बाय एंड सेल करना कैसा है। तो अभी मेरे स्क्रीन में जो कुछ हो रहा है, मेरे फोन की स्क्रीन में, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अपने फोन को इस स्क्रीन में कास्ट किया है।
तो अब जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे, आपके पास अपना आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपने उस ऐप को ओपन कर लेना है। तो जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हर डीमैट अकाउंट का डिफरेंट ऐप होता है, तो वहां पर आपको डिफरेंट इंटरफेस देखने को मिल सकता है, लेकिन शेयर को बाय एंड सेल करने का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहां पर जब आप बाय करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में पैसे ऐड करने होंगे। तो यहां पर ऐड फंड का एक ऑप्शन है जहां से आप अपनी यूपीआई के थ्रू पैसे यहां पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उसी बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर पाएंगे जिस बैंक अकाउंट का यूज आपने डीमैट अकाउंट को ओपन करते हुए किया होगा। तो अब अगर आप किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हैं तो आपको यहां पर वॉच लिस्ट में जाना है। अब वॉच लिस्ट में ऑलरेडी मैंने कुछ स्टॉक्स को ऐड कर रखा है, आप अपने हिसाब से भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब जिस स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं आपने उस स्टॉक का सिर्फ यहां पर नाम लिख के सर्च कर लेना है। जैसे अगर मान लीजिए आप रिलायंस का स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो आप यहां पे रिलायंस लिख के सर्च कीजिए और ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बाय करने का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप आईटीसी का शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपने आईटीसी लिख के सर्च करना है, यानी जिस भी स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं आपने उसका नाम लिख के सर्च करना है। अब यहां पर आपको इक्विटी जो देखने को मिल रहा है, ईक्यू जिसके आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है। और जिसके आगे आपको फ्यूचर्स देखने को मिल रहा है वो है अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ओपीटी लिखा है, इसका मतलब अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इनके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आगे भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उनसे समझ सकते हैं। फिलहाल अभी आपको सिर्फ सिंपली शेयर बाय एंड सेल करना सिखा रहा हूं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप शेयर दो जगह से खरीद सकते हैं, एक होता है एनएससी और दूसरा होता है बीएससी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे एनएससी लिखा है, इसका मतलब अगर मैं इस स्टॉक को बाय करूंगा तो ये एनएससी में बाय होगा, और अगर मैं इसको बाय करूंगा तो ये बीएससी में बाय होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको एनएससी से बाय करना है या बीएससी से बाय करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एनएससी में बाय करें या बीएससी से बाय करें, तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं एनएससी से बाय करना चाहता हूं तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद हमें यहां पे बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय करना चाहते हैं, मतलब आप आज बाय करें और उसके बाद जब चाहे आप बेच पाएं, तो आपने डिलीवरी के लिए बाय करना होता है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको डिलीवरी में बाय करना होगा। तो यहां पर आपको डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको यहां पे क्लिक करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है, तो आप उस शेयर को अप टू 5 टाइम्स सस्ता खरीद सकते हैं। और पे लेटर के ऑप्शन पे मुझे लगता है कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे डिलीवरी पे सेलेक्ट कर लिया है, और मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ एक शेयर बाय कर रहा हूं। आप जितने भी शेयर्स बाय करना चाहते हैं आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 100 शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप 100 यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे क्लियर कर दूं कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे एक एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो कितने शेयर्स आपको बाय करना है वो आपने यहां पे लिखना होगा। जैसे मैंने एक लिख रखा है क्योंकि मुझे एक शेयर बाय करना है। अब इसके बाद देखिए आपको यहां पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक है लिमिट और दूसरा है मार्केट। अगर आप मार्केट पे क्लिक करके बाय करते हैं तो अभी मार्केट में शेयर की प्राइस जो भी चल रही होगी वो शेयर उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा, और वो प्राइस आपको यहां पर देखने को मिल रही है 445 रुपीज 90 पैसा, और ये बढ़ घट रही है 445 रुपीज 80 पैसा, 75 पैसा, 70 पैसा। तो ये प्राइस बढ़ एंड घट रही है। तो जो भी प्राइस जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तब होगी उसी प्राइस पे वो बाय हो जाएगा अगर आप मार्केट में बाय कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत कम क्वांटिटी से बाय कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो फिर आप मार्केट में ही बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद रहे हैं तो वहां पर 1 रुपए भी प्राइस ऊपर नीचे होने पर आपके कुछ हजार रुपए का फर्क आ सकता है। तो ऐसे में आपको लिमिट प्राइस लगाकर बाय करना चाहिए, या फिर अगर आप कभी ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर भी छोटी मोटी प्राइस बढ़ने से भी आपका जो ट्रेड है उसमें काफी फर्क आ सकता है। तो वहां पर आपको लिमिट में बाय करना होता है। तो एक बार मैं आपको मार्केट प्राइस में ही इसको बाय करके दिखाता हूं। तो हमने मार्केट यहां पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद देखिए नीचे स्टॉप लॉस के ऑप्शंस हैं, जीटीटी के ऑप्शंस हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमने उस वीडियो में सिखा रखे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको शेयर बाय करके दिखाता हूं। तो आपने यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स डाल दिए हैं, अभी हम मार्केट प्राइस में बाय कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने बाय पे क्लिक करना है, और जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो शेयर है वो बाय हो चुका है। तो ये जो एक क्वांटिटी है ये अभी मेरी पोजीशन में आ चुकी है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे 5 पैसे का प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। और अब देखिए कि आपको यहां पर 10 पैसे का लॉस देखने को मिल रहा है। तो प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, प्राइस घटेगी तो आपको लॉस दिखेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयर है ये मैंने डिलीवरी में बाय किया है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जब तक चाहे तब तक के लिए अपने पास रख सकता हूं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जब मैंने शेयर को बाय किया है ना, तो अभी ये शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में, यानी ये जो पोर्टफोलियो वाला टैब है यहां पर नहीं आता है। अभी ये हमारी पोजीशन में दिखाई देता है, और ये नेक्स्ट डे आपको अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इससे आपने घबराना नहीं है। तो शेयर को बाय कैसे करना है वो आपको समझ आ गया है। तो अब मैं आपको इस शेयर को सेल करके दिखाता हूं। अब आप कहेंगे कि ये शेयर तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था, तो आप अभी कैसे सेल कर सकते हैं?
तो यही अगर आप डिलीवरी में बाय कर रहे हैं ना, तो आप चाहे तो अभी के अभी बेच दो, चाहे तो आप 10 साल बाद बेचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितने लंबे टाइम के लिए उसको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अगर आपने इंट्राडे में बाय किया होता तो फिर आपको आज के आज ही सेल करना होता, और अगर आप सेल नहीं करते तो आपका जो ब्रोकर है वो उसको ऑटोमेटिकली सेल कर देता। तो अब अगर आप इस शेयर को सेल करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है, और यहां पर देखिए आपको एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने एग्जिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर भी आप लिमिट प्राइस पे सेल करना चाहते हैं या मार्केट प्राइस पे, तो बहुत कम क्वांटिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट प्राइस पे ही आप इसको एग्जिट कर सकते हो। जैसे ही मैंने एग्जिट पे क्लिक किया तो ये जो मेरा शेयर है ये सेल हो चुका है, और मुझे जो 25 पैसे का लॉस है वो खत्म हो चुका है। तो अब आपको शेयर को सेल करना भी आ गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि लिमिट ऑर्डर में शेयर को बाय करना कैसे है। तो इसके लिए वापस से मैं अपनी वॉच लिस्ट में आ गया हूं। यहां पर आप जिस शेयर को बाय करना चाहते हैं आपने उस शेयर का नाम सर्च कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं रिलायंस का शेयर बाय करना चाहता हूं तो मैं यहां पे रिलायंस लिख के सर्च करूंगा। अब देखिए यहां पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज देखने को मिल रहा है, रिलायंस का पावर देखने को मिल रहा है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय करना है, यह हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आपको एनएसई में बाय करना है तो ऊपर एनएसई लिखा है, नीचे बीएसई लिखा है, और ये इक्विटी में है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको एनएसई में बाय करना चाहता हूं तो मैंने इस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहां पे देखिए बाय करने का ऑप्शन आ रहा है, हमने बाय पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने एक शेयर यहां पे सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि ये भी एग्जांपल है, ये कोई सजेशन नहीं है, तो इसको एग्जांपल की तरह ही लीजिए। तो यहां पर मैंने एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट करता तो जो भी प्राइस मार्केट में अभी चल रही होगी उसी प्राइस में बाय हो जाएगा, लेकिन मुझे अपनी पर्टिकुलर किसी प्राइस में बाय करना है तो मैं वो प्राइस यहां पे डाल दूंगा। तो अगर वो प्राइस मार्केट में आएगी तभी वो बाय होगा, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी प्राइस चल रही है 2935 रुपीज। तो अगर मुझे 2930 रुपीज पे बाय करना है तो मैंने 2930 रुपीज यहां पे सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद बाय पे क्लिक किया और फिर कंफर्म बाय पे क्लिक किया। अब देखिए अभी ये शेयर बाय नहीं हुआ है, ये हमें पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, और हमने जो प्राइस डाली है वो है 2930 रुपीज, और अभी मार्केट में प्राइस चल रही है 2935 रुपीज एंड 60 पैसा। तो अगर इस शेयर की जो प्राइस है वो मार्केट में 2930 रुपीज आएगी तभी हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए मैं तो आपको सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगाना सिखा रहा था, तो ऑर्डर इसी तरीके से लगाया जाता है। अब प्राइस आएगी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा, और मुझे सिर्फ आपको समझाना था इसलिए मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूं। और अगर आपको सेल भी करना होगा तब भी आप इसी तरीके से अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए हमें यहां पर कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया है, और जैसे ही मैंने कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक किया तो इस तरीके से हमारा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, और डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जब आप शेयर खरीदना और बेचना सीख लेंगे तो सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि कौन सा शेयर खरीदना है। वैसे आगे मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक बात करते हैं कि शेयर खरीदें तो कौन सा शेयर खरीदें। और हाँ, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए एज अ बिगिनर ये माना जाता है कि आपको सिर्फ उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बिजनेस को या तो आप समझते हैं या फिर जिसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आप यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वैसे एग्जाम्पल क्या, आप इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके देख सकते हैं। तो जैसे सुबह सुबह आप उठते हैं, तो उठने के बाद आप वॉशरूम जाते होंगे, उसके बाद आप टूथब्रश उठाते होंगे। तो आपने कभी देखा है कि वो टूथब्रश कौन से ब्रांड का है? अगर देखा है तो कमेंट कीजिए। अब जब देखा तो उसके बाद आपने टूथपेस्ट उठाया होगा, तो वो टूथपेस्ट कौन से ब्रांड का है ये देख लीजिए। तो अब यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपने कोलगेट उठाया है, तो कोलगेट का नाम जो है वो उसका ब्रांड नेम है, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का नाम भी हो। कुछ केसेस में होता है, लेकिन ज्यादातर केस में वो उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। तो अब आपके लिए जरूरी है उस कंपनी का नाम जानना। तो आप एक बार जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो कि इस केस में टूथपेस्ट है, उसको एक बार पलट के देखिए और वहां पर आपको उस कंपनी का नाम नजर आ रहा होगा। तो जो कंपनी का नाम है उस नाम को आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही जिस कंपनी का आप टूथब्रश यूज कर रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप नहाएंगे तो उसमें जो सोप यूज कर रहे हैं उसका नाम यूज कर लीजिए। हो सकता है आप जिस शावर से नहा रहे हैं वो शावर कौन से ब्रांड का है उसका नाम नोट कर लीजिए। इसके बाद आप बाहर आए, आपने टॉवल का यूज किया, वो टॉवल कौन से ब्रांड का है, हो सकता है आप ट्राइडेंट का टॉवल यूज कर रहे हो तो उसका नाम नोट कर लीजिए। अब आप रेडी होकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो देखिए कि आप कौन सी ब्रांड की गाड़ी यूज कर रहे हैं। तो वो ब्रांड भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। यहां पर देख लीजिए कि उस गाड़ी में टायर्स कौन से ब्रांड के हैं। हो सकता है आप गुडईयर के टायर यूज कर रहे हैं, एमआरएफ के टायर यूज कर रहे हैं, अपोलो के टायर्स यूज कर रहे हैं। तो देखिए कि कौन सा ब्रांड है और उसका नाम भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं तो रास्ते में हो सकता है आपको एक इलेक्ट्रिक बस नजर आती है। तो उसमें भी अगर आपको लगता है कि यार आगे तो फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है,
तो उस ब्रांड का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। और इवन ये जो इलेक्ट्रिक बस वाला आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको मैंने पर्सनली खुद अप्लाई किया था और उस कंपनी ने एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला था। अगर आप उस कंपनी का नाम जानते हैं, इवन उत्तराखंड में भी उसकी बसेस यूज होती हैं और बहुत सारी स्टेट्स में यूज होती हैं। इवन रिसेंटली उस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। तो मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब आपने रास्ते में एक इलेक्ट्रिक बस देखी, अब आप पहुंच गए अपने ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद आपने अपना पीसी ओपन किया, तो देखो पीसी कौन से ब्रांड का है, हो सकता है HCL का हो। इसके बाद आपने ऑफिस में अपनी कॉफी मंगाई, तो कॉफी कौन से ब्रांड की है, नेस्कैफे। तो ऐसे जितने भी नाम आपको पता चलते जा रहे हैं, आप उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए। अब जब आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो चुकी है इतनी सारी कंपनीज की जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है इसमें से कि कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं और कौन सी लिस्टेड नहीं है। अब ये आप कैसे देखेंगे, तो सिंपली पहले मैंने आपको बता दिया है कि आप ब्रांड नेम में नहीं, आप उसकी कंपनी के नाम पे जाइएगा। जैसे अगर नेस्कैफे का एग्जांपल लें, तो यहां पर आपने देख लेना है कि वो कौन से ब्रांड की है। तो नेस्कैफे नेस्ले ब्रांड की है, तो आप जब सर्च करेंगे तो आपने नेस्ले सर्च करना है, नेस्कैफे नहीं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वो जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या फिर नहीं, तो उस कंपनी का नाम लिखिए और उसके आगे शेयर प्राइस लिख के सर्च कर लीजिए गूगल में। आपको अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस देखने को मिल गई तो इसका मतलब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और अगर नहीं देखने को मिली तो इसका मतलब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ऐसे मान लीजिए आपने पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में अपने लिए 20 कंपनीज के नाम सेलेक्ट कर लिए। तो अब आप जब फिल्टर करेंगे तो हो सकता है उसमें से 10 कंपनीज लिस्टेड ही ना हो, सिर्फ 10 ही कंपनीज लिस्टेड हो। अब देखो, जो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपनी लिस्टेड है आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है। अब यहां पर आप सबसे पहले ना कमेंट करके 3 ऐसे प्रोडक्ट्स बताओ जिनको आप यूज करते हैं, और वो तीनों प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी के हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक्सरसाइज आपने अभी के अभी करनी है, तो कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अब जब आपके सामने 10 स्टॉक्स की लिस्ट निकल कर आ गई है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आप आज से 5 साल बाद भी यूज करोगे, और जितना आज यूज करते हो उतना ही करोगे, उससे ज्यादा करोगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपने 10 स्टॉक सेलेक्ट किए थे, लेकिन अब आपके सामने सिर्फ 6 स्टॉक्स निकल कर आते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि आप इन 6 स्टॉक्स को फ्यूचर में भी यूज करोगे। तो अब आपके सामने 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनके बिजनेस को आप समझते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं। तो अब इन 6 स्टॉक्स में आपको करना होगा इनका फंडामेंटल एनालिसिस। अब देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस वैसे तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपली कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज, जब भी आपने जो 6 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं उनमें देखना है कि उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम मार्केट कैप भी कहते हैं, तो मैं मार्केट कैप लिख रहा हूं। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है, तो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप शेयर की प्राइस को देखकर ये नहीं बता सकते कि कंपनी बड़ी है या फिर छोटी है। इसके लिए आपको उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी होती है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही हमें कंपनी का पूरा साइज पता चलता है। अब ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसके हिसाब से कंपनीज 3 तरह की हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली है लार्ज कैप कंपनीज। इनमें आपने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुने हैं वो सभी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, और इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। यानी जनरली ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। अब अगर कोई कंपनी लार्ज कैप है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें यह फर्क पड़ता है कि अगर कोई कंपनी लार्ज कैप होगी ना, तो क्योंकि वो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसमें जो रिस्क होगा वो कम होगा। अगर उस कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है तब भी पूरी कंपनी खत्म नहीं होगी। तो लार्ज कैप कंपनी का फायदा क्या है कि यहां पर रिस्क कम है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और वो ये है कि क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी है तो इनके लिए जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं ना वो उतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये जनरली उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको नहीं दे पाएंगी जितना कि छोटी कंपनीज दे सकती हैं। तो हमारी लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं ये आपको क्लियर हो गया है। अब अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो इनके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये मीडियम साइज की कंपनीज हैं। तो इनकी जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होती है। यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई हार्डकोर रूल नहीं है।
हम आपको सिर्फ जनरल समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसके आसपास इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो तो उसको हम मिड कैप स्टॉक्स मानते हैं। कुछ केसेस में लोग 25,000 करोड़ की कंपनी को भी मिड कैप मान लेते हैं। तो ये कोई हार्डकोर रूल नहीं है, मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया के लिए बता रहा हूं। तो अब ये जो मिड कैप कंपनीज हैं, इनका सबसे पहली बात है फायदा क्या है। तो इनका फायदा यह है कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज हैं तो इनके पास ग्रोथ की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनीज हैं ये उतनी ज्यादा सेफ भी नहीं है, क्योंकि अगर इनमें दिक्कत आएगी तो इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पर आपके रिटर्न्स थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्क भी कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ जाता है। और इसके बाद जो थर्ड टाइप की कंपनीज हैं वो होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। इनके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये बहुत छोटी कंपनीज हैं। तो हर वो कंपनी जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है उसको स्मॉल कैप माना जाता है। अब क्योंकि ये कंपनी छोटी है तो इसके पास बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर कोई कंपनी 5,000 करोड़ की है तो वो फ्यूचर में 50,000 करोड़ की कंपनी में बन सकती है, लेकिन यहां पर रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इस 5,000 करोड़ की कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो पूरी कंपनी भी डूब सकती है। तो इसमें रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है, बट कंपैरेटिवली रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। अब इन तीनों टाइप की कंपनीज में से अगर आप बिगिनर हैं और सीखना शुरू ही किया है तो मैं आपको कहूंगा कि आप लार्ज कैप कंपनीज में जाइए। वहां पर आपको थोड़े जो रिटर्न्स हैं वो कम मिलेंगे, लेकिन आपका जो रिस्क होगा वो भी थोड़ा कम होगा। और जो बेस्ट अप्रोच होता है उसमें माना जाता है कि आपको सिर्फ किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना एक पूरा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आप 12 से 15 स्टॉक्स रख सकते हैं। और अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है तो फिर आप मैक्सिमम 20 स्टॉक्स तक रख सकते हैं। इसमें आप कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स रख लीजिए, कुछ मिड कैप रख लीजिए और कुछ लार्ज कैप रख लीजिए। तो ऐसे में जो लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे, और जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे इनसे आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आपने उस स्टॉक में देखनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सेल्स ग्रोथ। अब सिंपल भाषा में समझाता हूं कि ये सेल्स ग्रोथ होता क्या है। तो जैसे मान लो पिछले साल किसी कंपनी ने 100 करोड़ का माल बेचा था, तो सेल्स ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वो अगले साल 100 करोड़ से ज्यादा का माल बेचे। तो इस साल हो सकता है कि कंपनी ने 120 करोड़ का माल बेचा, तो इसका मतलब है कि पिछले एक साल में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो कितनी है, वो 20% है। अब हो सकता है कि अगले साल जो कंपनी है वो 145 करोड़ का माल बेचे, फिर उसके अगले साल 160 करोड़ का माल बेचे, 180 करोड़ का माल बेचे, यानी उसकी जो सेल्स होनी चाहिए वो इस तरीके से बढ़ रही हो। अब यहां पर आपको मैं थोड़ी एडवांस नॉलेज भी दे देता हूं, और वो ये है कि जब भी आप किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं वो सिर्फ एक साल की ना देखें। एक साल में किसी भी रीजन की वजह से कंपनी की जो सेल्स हैं वो तेजी से बढ़ सकती हैं। तो यहां पर आप पिछले 3 साल का मिनिमम और कुछ केसेस में आप पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ पे भी ध्यान जरूर दीजिएगा। अब सेल्स ग्रोथ की बात चली रही है तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें इसको रेवेन्यू भी दिखाया जाता है और कुछ जगह पे इसको टॉप लाइन भी बोला जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो थर्ड चीज आपको देखनी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस में वो है प्रॉफिट ग्रोथ। अब देखो कंपनी की जो सेल्स हैं वो अगर बढ़ रही हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा होना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है और सेल्स बढ़ती जा रही है तो फिर इससे हमें लॉन्ग टर्म में कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो यानी कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो, और मैं आपको अपना रूल बता दूं तो मैं कभी भी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी हो। एक्सेप्शनली कंपनी को लॉस हो गया वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर कंपनी रेगुलरली लॉस कर रही है तो मैं जनरली उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। और मुझे लगता है कि एज अ बिगनर आपको भी ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिनको लॉस हो रहा हो। तो हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा हो, और वो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो। और यहां पर भी सिर्फ पिछले 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ ना देखें, पिछले 3 साल और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा। अब जब आपने कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख लिया है तो अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेट टू इक्विटी। अब ये क्या चीज होती है? तो देखो, अगर मान लो कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है, सेल्स बहुत बढ़ रही है, लेकिन कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है, तो इसमें क्या होगा?
इसमें होगा ये कि चाहे कंपनी की कितनी सेल्स बढ़ जाए, कितना प्रॉफिट बढ़ जाए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना होगा और लोन को चुकाना होगा, जिससे जो हम शेयर होल्डर्स हैं ना, हमारे हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए डेट टू इक्विटी का यूज़ किया जाता है और जनरल रूल यह है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है ना, वो 1 से कम होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो फिर जिन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब जब आप एक कंपनी का डेट टू इक्विटी देख लेंगे तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है और वो है PE रेशियो। इसकी फुल फॉर्म होती है या कहें कि इसका फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। PE रेशियो से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी का जो स्टॉक है वो सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। देखिए, हो सकता है कि जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, वो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, सेल्स भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। लेकिन ऐसे केस में अगर फिर भी कंपनी को आपने बहुत महंगे में खरीद लिया तो आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है उसको एक सही प्राइस में खरीदना। तो वो सही प्राइस क्या है वो हमें बताता है PE रेशियो। अब ये जो PE रेशियो है ना, देखो साफ साफ बताता हूं, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, तो हम सीधा समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो देखिए, इस PE रेशियो में ना हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कोई दूसरी चीज होनी चाहिए। तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए उसका जो PE रेशियो है वो 25 का है। तो अब ये जो नंबर है ये अच्छा है बुरा है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो देखिए, इसके लिए हमें चाहिए कोई दूसरी कंपनी जिससे हम कंपेयर कर सकें। तो ऐसे केस में मान लीजिए अगर आप एक टायर बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर देखिए कि और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो टायर बनाती हैं और उनका PE रेशियो क्या है और उसका एक एवरेज निकाल लीजिए। अब मान लीजिए अगर कोई दूसरी कंपनी है जो कि टायर बनाती है, उसका जो PE रेशियो है वो 24 का है, एक तीसरी कंपनी है उसका 26 का है। तो अगर इसका एवरेज निकाल लें तो 25 निकल कर आएगा। तो अगर आपको जो कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं उसका PE रेशियो आपको 25 ही देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब वो जो कंपनी है वो फेयरली वैल्यूड है, ना तो ज़्यादा महंगी मिल रही है ना ज़्यादा सस्ती मिल रही है। लेकिन अगर 25 से कम है तो हो सकता है कि कंपनी आपको सस्ती मिल रही है। यहाँ पर भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। और अगर उसका 25 से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको जो कंपनी है वो महंगी मिल रही है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने जो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है उसको आप देख लेंगे तो आप डिटेल में सीख लेंगे। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो फिर हमने एक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के ऊपर कोर्स बना रखा है जिसको आप हमारे ऐप से बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको PE रेशियो से रिलेटेड एक चीज बता देता हूँ और वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का PE रेशियो 25 है ना, तो इसका मतलब है कि आपको उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए 25 रुपए देना है। और दूसरी किसी कंपनी का अगर मान लीजिए 26 है तो उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 26 रुपए देना है। अगर किसी कंपनी का PE रेशियो 20 है तो 1 रुपए कमाने के लिए आपको 20 रुपए देना है। तो जहां पर आप कम रुपए दे रहे हैं वो बेटर है, इसलिए जनरली माना जाता है कि PE रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा कम होना भी खराब होता है। ये सब थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, इसके बारे में आप हमारे कोर्स में सीख सकते हैं। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें मैं अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेरी स्ट्रेटजी है ये थोड़ी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। तो आपके हिसाब से वो स्ट्रेटजी सही है या फिर नहीं, ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो देखिए, क्योंकि मुझे स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आता है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छे से कर लेता हूं, तो मेरा एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है कि अगर कभी मुझे दिखाई देता है कि किसी एक स्टॉक की प्राइस किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरी है या फिर जिस रीजन की वजह से गिरी है वो एक टेम्पररी रीजन है, यानी वो परमानेंट रीजन नहीं है, और इसके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो कंपनी टेक्निकली भी अच्छी है, तो मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं। अब ऐसे टाइम पर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि वो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। तो अगर कोई स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है तो आप उसको आगे चल के महंगे में बेच सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी का यूज करके वैसे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बाय किए हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए रिसेंटली एक जो स्टॉक मैंने बाय किया था उसके बारे में बताता हूं। मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए वो स्टॉक बताता हूं जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की थी और खुद इस स्ट्रैटेजी का यूज करके प्रॉफिट भी कमाया था। मैं आपको स्टॉक का नाम नहीं बताने वाला हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में गेस कर सकते हैं, लेकिन मैं बाकी सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो आपको याद होगा कि 2023 की स्टार्टिंग में एक ग्रुप था जिसके अगेंस्ट एक न्यूज आई थी और उस न्यूज की वजह से उसके शेयर्स बहुत तेजी से गिरे थे और वो बहुत ज्यादा ही गिर गए थे। तो मुझे क्योंकि उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद लगा कि इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो मैंने 21 मार्च 2023 को
1815 रुपए और 17 पैसे की प्राइस में उस ग्रुप का एक स्टॉक खरीद लिया था और इसमें मैंने 605 शेयर्स खरीदे थे। मतलब मेरी जो क्वांटिटी थी वो 605 थी और इसको मैंने सिर्फ 2 महीने होल्ड किया और मैंने इसको 29 मई 2023 को 2535 रुपीज एंड 37 पैसे की प्राइस में बेचा और इसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो था 43% का। यानी मैंने 2 महीने में 43% कमाया और जो कि मेरा जो अमाउंट था, क्योंकि मैंने लगभग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो मुझे 4,32,816 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए मैं रिस्क ले सकता था और इसलिए मैंने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब प्रॉफिट हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं, लॉस हुआ होता तो उस लॉस को भी मैं बियर कर सकता था, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया था। इसके अलावा देखो रिसेंटली भी एक स्टॉक था जिससे रिलेटेड न्यूज आई थी और वो न्यूज क्या थी इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा क्योंकि उस स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड हूं। तो उस न्यूज की वजह से उसकी प्राइस बहुत तेजी से गिरी थी, तो मैंने वहां पर भी अपॉर्चुनिटी देखी और मुझे पता है कि वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करेगा और मैं रिस्क ले सकता था, तो इसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है और अभी उसमें भी मुझे लगभग 10% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और वो कुछ 10-12 दिन के अंदर ही मुझे 10% या 12% के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज करके मैं अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, लेकिन फिर से क्लियर कर दूं कि स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा रिस्की है और ये बहुत एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी है, तो शुरुआत में आप इसको अप्लाई मत कीजिएगा। ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है, मैंने आज कमाया है, मुझे लॉस भी होता है, बहुत जगह पे लॉस होता है, लॉस होगा तो उनके बारे में भी बात करूंगा। बाकी रेगुलेशंस के हिसाब से मैं ज्यादा डिटेल्स आप लोगों को नहीं बता सकता हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, अगर आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड करोगे, तो इसके लिए डीमैट अकाउंट तो आपको चाहिए ही ना। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, वहां से आप अपने लिए डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और साथ में 2 वीडियोस के लिंक भी दिए हैं। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, उसको देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हम आपको ट्रेडिंग करना सिखाएं तो कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।